जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के साइंस क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम ग्रुप डी के प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने लगभग 12-13 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 3 दिसंबर की फर्स्ट पारी में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगी बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी, ये लीजिएगा क्वेश्चन आपके सामने। एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक लगभग कितने प्रतिशत ऊर्जा स्थानांतरित होती है, ये आपको बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो भी, पहला जो पोषी स्तर है भी, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में, मैं पहले पोषी स्तर की बात करता हूं। ये आपका क्या है? पहला पोषी स्तर है। और पहला पोषी स्तर है वो आपका क्या होता है भी? वो आपका होता है उत्पाद। उत्पाद यानी एक प्रकार से घास बोल सकते हैं, या फिर जो 100 पोषी होते हैं, जो 100 पोषी होते हैं वो कहाँ पे आते हैं? वो आपका पहले पोषी स्तर पे आता है। 100 पोषी यानी जो भोजन अपना खुद बनाता है, जैसे पेड़ पौधे हो गए। अब इसके ऊपर डिपेंड कौन है? पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंड कौन है? तो वो आपका क्या हो जाएगा? दूसरा पोषी स्तर हो जाएगा भाई, दूसरा पोषी स्तर। ठीक है। उसके बाद में पेड़ पौधों से उसके बाद में तीसरा पोषी स्तर आ जाएगा भाई, तीसरा पोषी स्तर। ठीक है, तीसरा पोषी स्तर आ जाएगा। अब यहां पे ये मान लो भी, पेड़ पौधों के ऊपर खरगोश है, खरगोश। और खरगोश के बाद में खरगोश को खाने वाला ये मान लो भी लोमड़ी है, ये आपकी लोमड़ी होगी। ठीक है। और लोमड़ी को खाने वाला ये मान लो भी आपके पास में शेर है, और ये शेर है वो आपका चतुर्थ पोषी स्तर हो जाएगा भाई, चतुर्थ पोषी स्तर हो जाएगा। ठीक है। अब इस चीज को समझना भी, यहां पे घास के पास में है वो आप ऊर्जा मान लो भी 10,000 जूल है। घास के पास में कितनी हजार जूल है? मैं मान लेता हूं भी 10,000 जूल है। ठीक है। अब ये 10,000 जूल ऊर्जा है, घास को खाया खरगोश ने। खरगोश जब घास को खाता है तो खरगोश के पास में इस ऊर्जा का कितना जाएगा, कितना भाग जाता है? तो खरगोश के पास में 10% ही ऊर्जा जाएगी भी, 10% ही ऊर्जा है वो आगे वाले पोषी स्तर के अंदर जाती है। तो 10,000 का आप 10% निकालोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा खरगोश के पास में 1000 जूल ऊर्जा आ गई भी, 1000 जूल ऊर्जा आ जाएगी। देन उसके बाद में जब खरगोश को लोमड़ी खाती है, खरगोश को लोमड़ी खाती है, तो फिर खरगोश से है वो 10% ऊर्जा जाएगी लोमड़ी के पास में, 10% ऊर्जा ही क्या जाएगी? लोमड़ी के पास में जाएगी। और लोमड़ी के पास में ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 100 जूल हो जाएगी भी। ठीक है। उसके बाद में जब शेर है वो लोमड़ी को खाएगा तो लोमड़ी से 10% ऊर्जा ही क्या जाएगी? कहां पे जाएगी? आपके आगे वाले पोषी स्तर पे, यानी आपके शेर में जाएगी। और शेर के पास में भैया 10 जूल ऊर्जा ही जाएगी, ये मान लो, ये लो, ये होता है। तो एनसीईआरटी के अंदर लिख रखा है भी, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर के ऊपर जाती हो तो उसमें आपका 10% ही ऊर्जा जाती है। दूसरी क्वेश्चन ये पूछा जाता है भी, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन पूछेगा तो ये दे देगा भी, दूसरे पोषी स्तर के पास में इतना जूल ऊर्जा है, तो पहले पोषी स्तर के पास में कितना जूल ऊर्जा था? तो आपको पता है भी 10% जाता है इधर, तो यहां पे इसका 10% कितना हो जाएगा वो उसके अंदर ऐड कर दो भी। ठीक है। या फिर ये दे देगा भी, उत्पाद के पास में इतना जूल है और चतुर्थ पोषी स्तर के पास में इतना, चतुर्थ पोषी स्तर के पास में कितना जूल ऊर्जा जाएगा, ये भी पूछा जाता है। तो हमेशा याद रखना, प्रत्येक के अंदर है वो 10% ही ऊर्जा जाएगी। तो ये आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चीजें समझ में आई क्या? आगे देखो भी, ये लो। अब है जब
लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के घोल को मिलाया जाता है तो अभिक्रिया निम्नलिखित में से किसका निर्माण करता है। बहुत बार क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सीधी की सीधी समीकरण पूछी गई है। ग्रुप डी 2024 की जो वैकेंसी है इसके अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत बार मैं आपको पेपर के अंदर करवा चुका हूं। देखो भी लेड नाइट्रेट है, क्या है, PbNO3 की ट्वाइस, NO3 की ट्वाइस, और लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया किसके साथ में करवा दें, पोटेशियम आयोडाइड के साथ में करवा दें, तो ये लो भी KI, और उसके बाद में क्या बनेगा, ये आपके पास में यानी दोनों अभिक्रमकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होगा। यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया है, पहली बात द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया है। दूसरी बात यहाँ पे क्या बनेगा, तो आपके पास में PB ये बन जाएगा आपके पास में PbI2 लेड आयोडाइड, प्लस में आपके पास में क्या बन जाएगा, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। अभी ये लो, ये जो आपका बनेगा ना, ये प्रोडक्ट बनेगा, ये पूछा जा रहा है अभी, और ये जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका अवक्षेप होता है। अभी अवक्षेप यानी आपका जल के अंदर घुलनशील नहीं है, सॉलिड अवस्था के अंदर है, और इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, अभी पीला होता है। इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, पीला होता है। ये चीज आप ध्यान में रखना। तो ये आपका पहली बात, ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, और इसमें ये जो आपका लेड आयोडाइड है, ये अवक्षेप बनता है, पीले रंग का अवक्षेप बनता है। अभी तो यहाँ पे लेड आयोडाइड का नारंगी नहीं बनेगा अभी। देन उसके बाद में लेड आयोडाइड का एक पीला अवक्षेप बनता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ये जल के अंदर घुलनशील नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, पादपों में धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन संचलन के लिए उत्तरदायी कौन सा है। तो गुरुत्वानुवर्तन संचलन का मतलब क्या होता है, एक गुरुत्वानुवर्तन हो गया, एक आपके पास में प्रकाशानुवर्तन हो गया, अभी प्रकाशानुवर्तन संचलन हो गया, ठीक है, संचलन हो गया। एक आपके पास में जलानुवर्तन संचलन हो गया, ठीक है, और एक आपके पास में रसायनानुवर्तन हो गया। अभी रसायनानुवर्तन सारे के सारे पूछे गए हैं, संचलन हो गया। देन उसके बाद में ये आपके पास में आ गया। देखो अब पौधा है, ये एक पौधा बना रहा हूं मैं यहाँ पे, ये आपका एक पौधा है, ठीक है, ये इनकी जड़ें हैं भी, ये लो। अब पौधा, सूर्य कहां पे होता है, सूर्य आपका ये रहा, सूर्य ऊपर होता है, ये आपका सूर्य है, और जब पौधा सूर्य की ओर वृद्धि करता है, तो सूर्य की ओर वृद्धि करता है, तो इसका मतलब है भी ये धनात्मक है, भी सूर्य की ओर वृद्धि कर रहा है। अगर विपरीत वृद्धि करता है, भी सूर्य ऊपर है और ये नीचे की ओर वृद्धि करता है, जैसे जड़ें नीचे की ओर वृद्धि करती है, तो ये विपरीत कार्य करती है, तो उसे ऋणात्मक रूप में दर्शाएंगे। और जब क्या है भी उसकी ओर ही वृद्धि करे, उसे अपन पॉजिटिव दर्शाएंगे। तो यहाँ पे इसने क्या बोला, भी पादपों में धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन संचलन है वो एक प्रकार से गुरुत्वाकर्षण की ओर संचलन। गुरुत्वाकर्षण कहां पे लगता है, नीचे की ओर लगता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, गुरुत्वानुवर्तन संचलन के लिए उत्तरदायी होता है, तो वो गुरुत्वों के लिए उत्तरदायी होता है। किसके लिए, गुरुत्वों के लिए उत्तरदायी होता है। अगर यहाँ पे अगर आपसे बोल दे भी जड़ें हैं जो कि जल की ओर गति करती है, उस गति को अपन क्या बोलते हैं, तो जल की ओर गति करेगी तो उसे अपन बोलेंगे जलानुवर्तन गति बोलेंगे, या फिर जलानुवर्तन संचलन बोल देंगे। जब पेड़ है, तना है आपका, जो तना है या फिर पत्तियां हैं, वो आपकी प्रकाश की ओर गति कर रही है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, तो उसे अपन बोले प्रकाशानुवर्तन, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन, ठीक है। और ये आपका धनात्मक जलानुवर्तन हो जाएगा। और ये रसायनानुवर्तन क्या होता है, तो रसायनानुवर्तन उसे बोलते हैं जब वर्तिका से, यानी वर्तिकाग्र से नलिका का बीजांड तक जाना, ये कौन सी गति है, तो ये आपकी रसायनानुवर्तन गति है। भी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है भी, यानी वर्तिका जब क्या है भी आपके पराग कणों की लैंडिंग है वो वर्तिकाग्र के ऊपर हो जाती है, ठीक है, यानी पराग कण है वो वर्तिकाग्र के ऊपर आ जाते हैं, तो यहाँ पे एक वर्तिकाग्र से बीजांड तक एक नलिका का विकास होता है। और यहाँ पे ये डायग्राम बनाऊं मैं, ये आपके पास में डायग्राम होता है किसका भी, पौधे के मादा जनन अंग का। ये आपका क्या है, वर्तिकाग्र है, ये आपका क्या है,
वर्तिकागर है और वर्तिकागर के ऊपर है वो परागकणों की लैंडिंग होगी। देन उसके बाद में यहाँ पे एक नलिका का विकास होगा जो कि बीजांड तक जाएगी। अब ये नीचे की ओर जा रही है, ऊपर से नीचे की ओर जा रही है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है भी जो परागकण जो पराग नलिका है वो ऊपर से नीचे की ओर जाती है, वर्तिकागर से बीजांड तक जाती है, तो वो कौन सी गति है? तो वो रसायनानुवर्तन गति है, न कि वो गुरुत्वानुवर्तन गति है। वो कौन सी है? तो वो आपकी रसायनानुवर्तन गति है। तो यहाँ पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, रदरफोर्ड के किस प्रयोग से परमाणु नाभिक की खोज हुई थी? रदरफोर्ड भाई साहब कब आए थे भाई? तो ये 1900 रदरफोर्ड भाई साहब है वो 1911 के अंदर आए थे भी। रदरफोर्ड 1911 में आए थे और उन्होंने सवर्णपत्री प्रयोग किया था भी। सवर्णपत्री प्रयोग किया था, यानी अल्फा कणों की बौछार करवाई थी भी। अल्फा कणों की बौछार किसके ऊपर करवाई थी? सोने की पन्नी के ऊपर करवाई थी भी। ठीक है। और अल्फा कणों को यहाँ पे अल्फा कणों की जगह क्या लिया था? तो द्विधनावेशित हीलियम परमाणु लिया था भी। द्विधनावेशित हीलियम परमाणु यानी 2He4 2 पॉजिटिव होता है, ये 2 पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे द्विधनावेशित हीलियम परमाणु लिया था और इसमें अल्फा कण प्रकीर्णन करवाया था, यानी अल्फा कणों की बौछार करवाई थी, जिससे क्या है भी उन्होंने बहुत सारे कणों की बौछार करवाई और उसमें से लगभग 1 या 2 कण हैं वो एकदम मिड पॉइंट पे गए थे और वापस आ गए थे भी, वापस 180 डिग्री पे वापस आ गए थे। बाकी सारे हैं वो एक प्रकार से कोई यानी 90 डिग्री पे, कोई एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी 60 डिग्री पे इस प्रकार से मुड़ रहे थे, लेकिन एक 180 डिग्री पे वापस आया। तभी है वो नाभिक की खोज, यानी रदरफोर्ड ने बोला भी जो परमाणु होता है, जो आपका परमाणु होता है, परमाणु का एकदम जो बीच का जो भाग है, परमाणु का एकदम मिड भाग है, वो क्या है? नाभिक है। वो आपका धनात्मक है, वो आपका क्या है? धनात्मक है। और उसे ही रदरफोर्ड ने नाम दिया था नाभिक, उसे ही रदरफोर्ड ने नाभिक दिया था भी। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म 2 के यानी कौन सा युग्म 2 के रूप में संयोजकता संख्या दर्शाता है? यानी 2 संयोजकता संख्या किसकी होती है, आपको बताना है। संयोजकता आप किस पे निकाल सकते हो भी? बाहरी ऑर्बिट के अंदर बाहरी कक्षा होती है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की शक्ति या फिर ग्रहण करने की जो शक्ति होती है ना, वही क्या होती है? संयोजकता कहलाती है भी। अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हो तो वो आपकी डोनेट करने की शक्ति, यानी आपका प्लस चार्ज आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन आप उसमें ग्रहण कर रहे हो तो वहां पे आपके पास में 2 नेगेटिव आ जाएगा भी। तो इसके अंदर देखो भी, जैसे अमोनियम है, अमोनिया NH3 होता है और अमोनियम NH4 होता है भी। ये आपका होता है NH4, ये आपका NH4+1 होता है भी, NH4+1 होता है। इसी प्रकार से सल्फेट की अगर मैं बात करूं तो SO4 2 नेगेटिव होता है भी सल्फेट। ठीक है। तो यहाँ पे आपको कौन सा युग्म जोड़ा बताना है, तो इसमें तो +1 आ गया, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद में फोस्फेट क्या होता है? फोस्फेट होता है P4O3 फोस्फेट होता है P4 और -3 होता है भी। फोस्फेट है वो -3 होता है। नाइट्राइड क्या होता है भी? तो नाइट्राइड है वो आपका N-3 होता है भी, N-3 होता है। देन उसके बाद में सोडियम की अगर मैं बात करता हूं तो सोडियम है वो Na+1 होता है भी, Na+1 होता है। इसी प्रकार से सल्फेट की बात करता हूं तो SO4 2 नेगेटिव होता है भी। और इसी प्रकार से सल्फेट की बात करें तो SO4 2 नेगेटिव होता है। और सल्फाइड एक होता है सल्फाइड होता है SO3 2 नेगेटिव, और एक होता है सल्फाइड होता है वो आपका S2 नेगेटिव होता है भी, S2 नेगेटिव होता है। ये चीजें ध्यान में रखना। अब ये कैसे आता है 2 नेगेटिव 3 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव कैसे आता है? एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं अपन सोडियम का। सोडियम आपका है Na, परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 11 है। ठीक है। इसमें 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको। तो पहली कक्षा के अंदर है वो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी कक्षा के अंदर है वो 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है। और तीसरी कक्षा के अंदर है वो 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये लो, इसका इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। अब देखो भी, कोई भी तत्व है वो स्थायी होना चाहता है,
स्थायी होना चाहता है तो स्थायी होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको बाहरी कक्षा के अंदर है वो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब सोडियम को बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो एक का डोनेट कर दे या फिर 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। अगर वो 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 7 और 1 8 पूरे 8 हो जाएंगे। 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए वो क्या करेगा भी 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, और 1 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो रहेगा 2 और 8, 2 और 8 बन जाएगा। अब इसके बाहरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या आता है, प्लस चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करोगे तो नेगेटिव चार्ज आता है। तो कितना त्याग रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो +1 आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो +2 आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो +3 आ जाएगा। भी चीजें समझ में आ गई, इसीलिए ये प्लस आता है। अब ग्रहण करता है तो ग्रहण करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो -1 आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो -2 आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो -3 आ जाएगा। इसी तरीके से ये क्या है, +1 +4, इस प्रकार से ये +3 है, +2 है, -3 है, इस प्रकार से आते हैं। आगे देखो भी, तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा, फिर ये -2 इसमें है और -2 इसमें, यानी 2 संयोजकता किसकी है, डी ऑप्शन हो जाएगा। भी डी जो ऑप्शन है वो इसमें क्या है, 2 संयोजकता है। भी आगे देखो, पादपों में लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विविधता के महत्व के संदर्भ में दिए गए कथनों को पढ़िए और सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखना, पहला कथन क्या है, पहला स्टेटमेंट है भी, जनन प्रजातियों की जनसंख्या के स्थायित्व से संबंधित है। यानी जनन है ना, वो प्रजातियों की जनसंख्या के स्थायित्व से संबंधित है। अगर आप जनन करते हो तो क्या हो जाएगा, जनसंख्या के अंदर है वो इंक्रीज होगी, जनसंख्या बढ़ेगी आपकी। और इसने यही बोला भी जनन है वो प्रजातियों की जनसंख्या के स्थायित्व से संबंधित है, यानी प्रजातियों की जो जनसंख्या है ना उसको स्थायी बनाने के लिए है। प्रजातियों की जो जनसंख्या वो एक प्रकार से स्थायी बन सकती है इससे, यानी प्रजातियों की जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी, ये बात है। बिल्कुल सही बात है भी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है भी, इस प्रकार समय के साथ प्रजातियों की उत्तरजीविता के लिए विविधता का उपयोग नहीं होता, तो ये बात गलत है। जैसे जैसे क्लाइमेट, जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं एक डायनासोर्स का, पहले बताए जा रहे हैं भी, न तो आपने देखा न मैंने देखा, ठीक है, पहले बताए जा रहे हैं भी डायनासोर्स थे, फिल्मों के अंदर अपन देख रहे हैं। अब वो डायनासोर्स कहां पे चले गए, तो डायनासोर्स जैसे जैसे हमारा क्लाइमेट चेंज होता गया उसके हिसाब से उसने अपनी प्रजाति को नहीं ढाला, उसने अपने आप में चेंजेस नहीं किए, और अपने आप में चेंजेस नहीं किए तो वो लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाए और उनकी प्रजाति है वो विलुप्त हो गई। अब अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए, अपने प्रजाति को, अपने स्पीशीज को बनाए रखने के लिए क्या होता है भी, जैसे जैसे पर्यावरण के अंदर चेंजेस आते हैं उसी प्रकार से अपनी प्रजाति के अंदर भी क्या है, चेंजेस करने पड़ते हैं भी, तभी उसकी प्रजाति है वो एक प्रकार से लंबे समय तक जीवित रह सकती है, अन्यथा नहीं रहेगी भी, ठीक है। लेकिन जनसंख्या को बढ़ाने के लिए है वो जनन आवश्यक है, ये सही है। लेकिन प्रजातियों की उत्तरजीविता बढ़ाने के लिए है वो आपको विविधता की आवश्यकता होगी, ये बात सही है। लेकिन ये बोलता कि विविधता उपयोगी नहीं है, तो ये बात गलत है यहाँ पे। तो इसमें पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। तो कथन ए सही है लेकिन कथन बी है वो गलत है, तो इसका मतलब 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलूं मैं, नेक्स्ट देखो भी, ये लो, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा बैंकिंग सोडे से धावन सोडा प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। बैंकिंग सोडा क्या होता है, बैंकिंग सोडा होता है आपका NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और जब सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करता हूं मैं, गर्म करता हूं तो मेरे पास में बन जाएगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। प्लस में मेरे पास में क्या बन जाएगा, H2O जल बन जाएगा, और प्लस में मेरे पास में क्या बन जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। अब इस समीकरण को संतुलित करना, मेरी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, इसको संतुलित करना मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझाया है कोर्स के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भी, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को जब मैं गर्म करूंगा तो मेरे पास में सोडियम कार्बोनेट बनेगा, और सोडियम कार्बोनेट के साथ में क्या है, धावन सोडा क्या होता है, धावन सोडे का फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O, और
धावन सोडा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ में प्लस में 10 जल के अणु है वो आप क्रिया करवा दोगे तो ये आपके पास में धावन सोडा बन जाएगा Na2CO3.10H2O ये बन जाएगा। ये आपका धावन सोडा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे बैंकिंग सोडे में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण करने से नहीं बनता भी, ठीक है। बैंकिंग सोडे को गर्म करके जल के क्रिस्टलीकरण करने, ये बात बिल्कुल सही है। क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है भी जल को मिलाना, यानी क्रिस्टल जल के 10 अणु है वो आप ये आपका सोडियम कार्बोनेट के साथ में मिला दोगे तो धावन सोडा बन जाएगा भी। तो आपके पास में बी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा चीज ये भी ध्यान में रखना, ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है भी सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है। तो आपका एक तो NaCl की आवश्यकता होती है भी, उसके बाद में आपके पास में NH3 अमोनिया की आवश्यकता होती है, उसके पास में CO2 की आवश्यकता होती है और उसके बाद में H2O की आवश्यकता होती है। ये मिलकर के कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं, बैंकिंग सोडा बनाते हैं भी। चीजें समझ में आगे क्या, आगे चलूं मैं। नेक्स्ट देखो भी, अब यहाँ पे आपको बताना भी एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलो हर्ट्ज है। क्या है, 4 किलो हर्ट्ज है और तरंग दैर्ध्य 15 सेंटीमीटर है। तो 1.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। कोई तरंग है, तरंग का वेग, एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे याद रखना भी, तरंग का वेग बराबर कितना क्या होता है, तो आवर्ती बढ़िया फॉर्मूला है भी, आवर्ती इंटू तरंग दैर्ध्य, आवर्ती इंटू तरंग दैर्ध्य, ये हो जाएगा आपके पास में तरंग दैर्ध्य, ठीक है। अब यहां पे देखो भी आपके पास में आवर्ती कितनी दे दी, 4 किलो हर्ट्ज दे दी। तो इसको मैं लिख सकता हूं, किलो का मतलब 1000 होता है, तो ये लो भी, ये आपके पास में 1000 आ गया। इनटू तरंग दैर्ध्य कितना है, तो 15 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में बनाना पड़ेगा, आपको मीटर में बनाना पड़ेगा। तो ये लो भी 15 बटे आपके पास में 100, ये मीटर बन गया। अब 20 से 20 कैंसिल कर दो तो यहां पे आपके पास में इसका वेग कितना आ गया, तो 15 चौके 60, तो ये आपके पास में 600 मीटर प्रति सेकंड आ गया भी। 600 मीटर प्रति सेकंड है वो आपके पास में तरंग का वेग आ गया। अब आपको बताना है भी 1.8 किलोमीटर, 1.8 किलोमीटर को मैं लिख सकता हूं 1800 मीटर। क्या लिखूंगा अभी, 1800 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी आपके पास में 1800 अपॉन में चाल कितनी आपके पास में, चाल 600 मीटर पर सेकंड है। तो बराबर में आपके पास में समय कितना लगा, समय आपके पास में 3 सेकंड लगेगा भाई। समय कितना लगेगा, 3 सेकंड। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये चीजें आप ध्यान में रखना। आगे देखो भाई, नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको ये है आपका साइंस का एनसीईआरटी कोर्स, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। इस साइंस के एनसीईआरटी कोर्स के अंतर्गत है वो आपको 9th और 10th की जो साइंस की बुक है उनका लाइन टू लाइन है वो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दिया जा रहा है। विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में आपको ये चीजें समझाई जा रही है भी। आपको पता है 20 रेलवे ग्रुप डी, ALP और टेक्नीशियन ग्रेड 3, इन सभी के अंदर है वो साइंस के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से उठाए जा रहे हैं और एक भी क्वेश्चन है वो बाहर से नहीं आ रहा। अभी सारे के सारे क्वेश्चन है वो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से आ रहे हैं। तो क्यों ना हम भी बढ़िया तरीके से साइंस की एनसीईआरटी को तैयार करें। तो उन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपका ये जो साइंस का एनसीईआरटी कोर्स है इसको बनाया गया है। इसके ऊपर 3 से 4 क्लासें वो डेमो के रूप में रखी गई है। अगर आप वो क्लासें देखोगे तो आप इस कोर्स के बारे में है वो बेहतर जान पाओगे भी। ठीक है, चलता हूं आगे, ये लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प थॉमसन के परमाणु मॉडल का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। सबसे पहले है वो परमाणु के अंदर आवेश की बात किसने कही थी। परमाणु के अंदर आवेश की बात है वो इस थॉमसन भाई साहब ने कही थी। ये एनसीईआरटी बोलती है कब, 1904 के अंदर सबसे पहले थॉमसन भाई साहब आए थे और थॉमसन भाई साहब ने तरबूज मॉडल दिया था भी, तरबूज मॉडल। ठीक है, तरबूज मॉडल दिया था और तरबूज मॉडल में क्या बोला, तरबूज मॉडल के अंदर बोला था भी जैसे तरबूज का जैसे लाल भाग होता है, जो खाने योग्य लाल भाग होता है वो तो होता है एक प्रकार से धनात्मक, और उसके अंदर जो काले बीज होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं भी, और उसके अंदर जितना आपका धनात्मक होता है उतना ही उसमें ऋणात्मक होता है। तो इसीलिए परमाणु है वो क्या होता है, विद्युत रूप से उदासीन होता है भी। ये बात है वो थॉमसन ने बोली थी भी।
चीजें समझ में आ गई। तो यहां पे आपके पास में ये बात 1904 में बोली थी। तो देखो भाई, परमाणु धनात्मक आवेश का एक गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीजों की भांति है वो अंतर्निहित होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है भी, यानी परमाणु है वो धनात्मक आवेश का एक गोला है और जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो तरबूज के बीजों की भांति है वो उसमें अंतर्निहित होते हैं। तरबूज के जो बीज होते हैं उसी तरह से इलेक्ट्रॉन है वो उसके अंदर फंसे होते हैं भी। परमाणु में एक धनावेशित नाभिक की उस समय कोई चर्चा ही नहीं थी भी, क्योंकि नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी और रदरफोर्ड का जो श्रवणपत्री प्रयोग है वो हमने पढ़ा है 1911 के अंदर दिया था भी। ठीक है, ये बात 1904 की चल रही है भी। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं, ये बात है वो रदरफोर्ड भाई साहब भी नहीं बता पाए थे। ये बात नील्स बोर ने बताया था भी। नील्स बोर ने कब बताया था? 1913 के अंदर बताया था भी। ठीक है, परमाणु अधिकांशतः एक संगन नाभिक वाला एक रिक्त स्थान है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा? एक नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, आपका ALP के अंदर पूछा गया था 2024 के अंदर भी। थॉमसन के परमाणु मॉडल में अपरमाणुक कण कौन सा है? थॉमसन के परमाणु मॉडल में अपरमाणुक कण कौन सा है? तो अपरमाणुक कण, तो परमाणु के अंदर जो कण थे वो इलेक्ट्रॉन ही थे भी। उस समय नाभिक की भी खोज नहीं हुई थी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसकी भी खोज नहीं हुई थी। तो उस समय है वो इलेक्ट्रॉन, उस समय क्या थे भी? इलेक्ट्रॉन, यानी जो बीज थे, जो आपके तरबूज के बीज थे उसको इलेक्ट्रॉन माना गया था भी। ठीक है, तो थॉमसन के परमाणु मॉडल में जो अपरमाणुक कण थे वो इलेक्ट्रॉन थे, ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉन ही थे भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें अभी किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? स्थितिज ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करती है? बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला होता है mgh। m होता है आपका द्रव्यमान मास, g होता है गुरुत्वीय त्वरण और h होता है आपकी हाइट। तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके ऊपर निर्भर करती है? तो वो आपकी h हाइट के ऊपर निर्भर करती है भी। जितनी ज्यादा आप हाइट दोगे उसकी स्थितिज ऊर्जा है वो उतनी ही ज्यादा होगी भी। ठीक है, और हाइट के अंदर, ऊंचाई के अंदर है वो आपका h का मान है वो पॉजिटिव आएगा, और गहराई के अंदर है वो h का मान है वो आपका क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा भी। तो जितनी ज्यादा आप हाइट दोगे उसकी स्थितिज ऊर्जा है वो उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ पे उसकी स्थिति या विन्यास पे, गति के दौरान उसकी चाल के ऊपर नहीं, इसका तापमान के ऊपर नहीं, इसके रंग और आवृत्ति के ऊपर भी नहीं, तो उसकी स्थिति या फिर विन्यास यानी उसकी एक प्रकार से हाइट के ऊपर निर्भर करती है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एक नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अधिकांश कार्बन यौगिकों में सामान्यतः किस प्रकार का आबंध पाया जाता है? कार्बन यौगिकों के अंदर सामान्यतः किस प्रकार का आबंध पाया जाता है, ये आपको बताना है। देखो भी, यहाँ पे अपन बात करते हैं भी हाइड्रोजन आबंध की। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले सहसंयोजक आबंध की बात कर लेते हैं। सहसंयोजक आबंध के अंदर है वो एक प्रकार से दोनों ही क्या है? इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं, देने वाला कोई नहीं होता भी। इसमें क्या है? दोनों इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है। एग्जाम्पल के रूप में CH4 आपका मेथेन है, इसमें कार्बन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए और हाइड्रोजन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देने वाला कोई नहीं है, लेने वाले दोनों हैं। चीजें समझ में आ गई। हाइड्रोजन आबंध की अगर मैं बात करता हूं तो हाइड्रोजन आबंध कहां पे बनेगा? जहां पे हाइड्रोजन है वो किसी अधिकतम विद्युत ऋणात्मक तत्वों से जुड़ा हो। जैसे आपके पास में फ्लोरीन है, जैसे क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, जैसे नाइट्रोजन है। इन अधिकतम ऋणात्मक तत्वों के साथ में जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो वहां पे आपके पास में कौन सा आबंध होता है? तो वो आपका हाइड्रोजन आबंध होता है भी। ये चीजें समझ में आ गई। आयनिक आबंध के अंदर होता है, ये आपके एक प्रकार से सल्ट के काम करने वाले होते हैं भी। जिस प्रकार से, जैसे ये मान लो NaCl, यानी इसके अंदर एक तो देने वाला होता है, एक लेने वाला होता है। यानी एक तो यहाँ पे सोडियम है ना, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो इसमें एक देने वाला होता है, एक लेने वाला होता है। कह सकते हैं इसमें एक धातु होती है, एक अधातु होती है। इसमें दोनों ही अधातु होती है भी। सहसंयोजक आबंध होता है उसमें दोनों ही अधातु होती है। उप सहसंयोजक आबंध कहां पे लगता है? तो उस उप सहसंयोजक आबंध है वो आपका वहां पे लगेगा जिसके अंदर क्या है? इनमें क्या है? साझेदारी होती है, लेकिन यहां पे क्या होता है? देने वाला एक ही होता है भी। यानी इलेक्ट्रॉन है वो एक ही देगा भी। एक ही इंसान है, एक ही आपका जो एक प्रकार से यौगिक है वो एक ही इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं देता। ठीक है, उसके बाद में
इसमें क्या होता है, अधिकतम यानी अधिकांश कार्बन यौगिकों में सामान्यतः किस प्रकार का आबंध पाया जाता है, तो वो सहसंयोजक आबंध पाया जाता है भी, सहसंयोजक आबंध होता है। जिस प्रकार से कार्बन, ये आपका मेथेन हो गया, तो इसमें क्या है, कार्बन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए और आपका हाइड्रोजन है उसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए भी, ठीक है। कार्बन को तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और हाइड्रोजन, प्रत्येक हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, इस प्रकार से बंध बना लेगा भी। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन जोड़ दो आप, 4 हाइड्रोजन जोड़ोगे तो प्रत्येक हाइड्रोजन से 1-1 इलेक्ट्रॉन ले लिए कार्बन ने, और प्रत्येक हाइड्रोजन को 1-1 इलेक्ट्रॉन दे दिया कार्बन ने भी, 1-1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और 1-1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो सभी के हाथ है वो पूरे हो गए भी। तो इसी तरह से इसमें क्या होता है, सहसंयोजक आबंध होता है भी। आगे चलो, मैं सहसंयोजक आबंध है वो एक प्रकार से क्या होते हैं भी, निम्न गलनांक वाले होते हैं और निम्न कवथनांक वाले होते हैं। इसका कवथनांक भी निम्न होता है और गलनांक है वो भी निम्न होता है, ये विद्युत का चालन नहीं करते भी, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो सहसंयोजक आबंध है वो किसके अंदर घुलनशील होते हैं, तो ये कार्बनिक अम्ल या फिर कार्बनिक जल, एक प्रकार से जो कार्बनिक अम्ल होते हैं उसमें घुलनशील होता है भी। लेकिन आयनिक बंध की अगर मैं बात करता हूं तो ये एक प्रकार से उच्च गलनांक वाले और उच्च कवथनांक वाले होते हैं, और ये एक प्रकार से ये बोल सकते हैं विगलित अवस्था के अंदर विद्युत का चालन करते हैं, और ये जल के अंदर घुलनशील होते हैं भी। ये चीजें ध्यान में रखना, यहाँ पे सही गलत के अंदर पूछ लिया जाता है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, एक समान वर्तीय गति में वेग की दिशा क्या होती है। एक वर्तीय गति है इस प्रकार से, एक समान वर्तीय गति है, ये लो भी। अब इस एक समान वर्तीय गति के अंदर है भी, वर्तीय गति समान है, गति समान है तो इसका वेग समान होगा भी, वेग है वो समान होगा तो त्वरण शून्य क्यों नहीं होता भी, मेरे को ये बता दो। पहली बात तो ये है भी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी आपके 2024 वाली वैकेंसी के अंदर ही पूछा गया है भी, एक वर्तीय गति है, एक समान वर्तीय गति है तो वेग समान होगा, त्वरण समान क्यों नहीं होता, क्योंकि त्वरण क्या होता है, त्वरण आपका होता है वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। तो वेग के अंदर परिवर्तन तो हो ही नहीं रहा, वेग के अंदर परिवर्तन 0, तो आपका त्वरण शून्य होना चाहिए, क्यों नहीं है। तो प्रत्येक यानी वेग तो समान होने के कारण भी त्वरण शून्य नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो आपका वेग है उसकी प्रति सेकंड है वो दिशा चेंज हो रही है, वेग की प्रति सेकंड दिशा चेंज हो रही है, इसीलिए आपका त्वरण है वो यहाँ पे शून्य नहीं होता है भी। अब देखो भी, एक समान वर्तीय गति है आपकी, उसमें वेग की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे आपको यहाँ पे वेग की दिशा ज्ञात करनी है, वेग की दिशा ज्ञात करनी है तो यहाँ पे आप क्या खींचोगे, एक स्पर्श रेखा खींचोगे भी, और जिस दिशा में आपकी स्पर्श रेखा है उसी दिशा में आपकी वेग की दिशा हो जाएगी। यहाँ पे आपको चेक करना है तो यहाँ पे आप स्पर्श रेखा खींचोगे इस तरीके से, यहाँ पे आपको ज्ञात करना है तो ये आप स्पर्श रेखा खींचोगे, यहाँ पे आपको दिशा ज्ञात करनी है तो यहाँ पे आप स्पर्श रेखा खींचोगे। तो इस तरीके से स्पर्श रेखा के द्वारा है वो आप क्या करोगे, आप वेग की दिशा का अनुमान लगाओगे, वेग की दिशा का पता करोगे भी। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी, महिलाओं में डिंबवाहिनी नली के अवरुद्ध होने पर क्या रोका जा सकता है। निषेचन को रोका जा सकता है क्या, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, प्रसव यानी बच्चे का जन्म, अगर प्रसव का मतलब होता है भ्रूण का जन्म या फिर बच्चे का जन्म हो रहा है, बच्चे का जन्म हो रहा है तो आप डिंबवाहिनी नली को रोक दो तो क्या बच्चे का जन्म रुक जाएगा क्या। या फिर आवर्त चक्कर, आवर्त चक्कर होता है एक प्रकार से मासिक चक्कर, मासिक चक्कर कितने दिन का होता है भी, मासिक चक्कर 28 दिन का होता है भी, मासिक चक्कर ब्लीडिंग बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो ये अगर आप डिंबवाहिनी नली को रोक दोगे तो मासिक चक्कर रुक सकता है क्या। देन उसके बाद में अंडा उत्पाद, अंडे का उत्पादन होना, तो अंडे का उत्पादन है वो एक प्रकार से अंडाशय में होता है, ये कहां पे होता है, अंडाशय, अंडाशय में, अंडाशय में होता है, ठीक है। और अगर आप डिंबवाहिनी नली को रोक दोगे तो यहां पे आप अंडे को रोक सकते हो क्या, चीजें समझना भी। डिंबवाहिनी नली को अपन एक प्रकार से कहां पे क्या होता है डिंबवाहिनी नली के अंदर, तो निषेचन होता है भी, डिंबवाहिनी नली के अंदर है वो निषेचन होता है, ये चीज आप ध्यान में रखना। दूसरी प्रक्रिया ये है भी, बच्चा यहाँ पे पेट के अंदर है एक प्रकार से, ठीक है, और उसका जन्म होना है, तो आप अगर डिंबवाहिनी नली को रोक दोगे तो बच्चा है कहां पे, गर्भाशय के अंदर है, गर्भाशय के अंदर है तो बच्चा है वो, अगर आप डिंबवाहिनी नली को रोक दोगे तो भी बच्चे का जन्म होगा भी, ठीक है, बच्चे के जन्म को आप नहीं रोक सकते। देन उसके बाद में आवर्त चक्कर यानी एक प्रकार से आपका मासिक चक्कर है, मासिक चक्कर जो ब्लीडिंग होती है, अब वो है वो आप डिंबवाहिनी नली के द्वारा आप नहीं रोक सकते, क्योंकि डिंबवाहिनी नली के अंदर क्या होता है भी, ये एक प्रकार से ये मान लो भी डिंबवाहिनी नली की नली है, अंडे का उत्पादन हुआ अंडाशय के अंदर, अंडे का उत्पादन हुआ
अंडाशय के अंदर, और देन उसके बाद में शुक्राणु आते हैं कहां पे, डिंब वाहिनी नली के अंदर। डिंब वाहिनी नली के अंदर शुक्राणु आता है और इधर से आपका अंडाशय से अंडाणु आता है डिंब वाहिनी नली के अंदर, ठीक है। तब जाकर के क्या होता है, निषेचन हो गया। अब अगर ये अवरुद्ध है तो शुक्राणु है वो यहाँ पे कहां पे नहीं आएगा, शुक्राणु है वो डिंब वाहिनी नली के अंदर नहीं आएगा क्योंकि ये अवरुद्ध बंद है, और आपका जो अंडाशय है, जो आपका अंडाणु है वो अंडाशय के अंदर आ जाएगा, तो ये प्रोसेस तो नहीं हो सकती। देन उसके बाद में आवर्त चक्कर है वो एक प्रकार से ये बोल सकते ब्लीडिंग, ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपका निषेचन, आप इस ओनली फॉर निषेचन को रोक सकते हो, भी निषेचन को रोक सकते हो। अगर ये अवरुद्ध है तो निषेचन नहीं होगा, भी बाकी सारी की सारी प्रोसेस है वो होके रहेगी। चीजें समझ में आगे चलूं मैं। नेक्स्ट, इसे अपन क्या बोलते हैं, तो इसे ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। जब इसके अंदर है वो सर्जरी की जाती है इसकी, तो इसे क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। ये चीज ध्यान में रखना। वेसक्टोमी होता है वो पुरुष के अंदर होता है, भी पुरुष के अंदर है वो शुक्र वाहिका होती है, उसमें चीरा लगा दिया जाता है, तो उसे वेसक्टोमी बोलते हैं। भी आगे देखो भी, बांझपन जिसको बोला जाता है। विकासशील मानव भ्रूण द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट का निपटान निम्नलिखित में से किस अंग की सहायता से किया जाता है। तो यहां पे देखो भी, वर्षण कोष ये पुरुष के अंदर होता है, भी ये पुरुष के अंदर होता है, और वर्षण कोष में वर्षण होता है। भी वर्षण कोष होते हैं ना, उसमें क्या होता है, भी वर्षण होता है, और वर्षण क्या करता है, तो ये शुक्राणु का निर्माण करता है। भी शुक्राणु का निर्माण करेगा कौन, भाई वर्षण। तो वर्षण कोष में वर्षण होता है, भी ठीक है, और ये पुरुष के अंदर होता है। डिंब वाहिनी नली के अंदर है वो क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं जिसको, इसके अंदर है वो निषेचन होता है। भी इसमें क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है, भी निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, ठीक है। तो यहां पे शुक्राणु आता है डिंब वाहिनी नली के अंदर, और इधर से है वो अंडाशय से अंडाणु आता है, दोनों डिंब वाहिनी नली के अंदर मिल जाते हैं, निषेचन हो गया। देन उसके बाद में 32 सेल का जब तक है वो आपका युग्मनज यानी जाइगोट नहीं बनता, तब तक वो आपका कहां पे नहीं जाएगा, गर्भाशय के अंदर नहीं जाएगा। भी और जैसे ही 32 सेल का हो जाता है तो वो गर्भाशय के अंदर चला जाता है, और गर्भाशय के अंदर है वो उसके बाद में भ्रूण का पालन पोषण होता है। भी ठीक है। उसके बाद में यहां पे प्लेसेंटा को क्या बोला जाता है, तो अपरा बोला जाता है। ये चीज ध्यान में रखना। भी प्लेसेंटा का दूसरा नाम क्या है, अपरा है। और प्लेसेंटा और अपरा है ना, ये क्या करते हैं, तो ये एक प्रकार से भ्रूण का पालन पोषण करते हैं। भ्रूण को जो पोषण प्रदान करना है वो भी यही कार्य करता है, प्लेसेंटा या फिर अपरा। और जो अपशिष्ट पदार्थ है उसका भी निपटान है वो कौन करता है, तो वो आपका प्लेसेंटा ही करता है। तो सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है जीव द्रव्य झिल्ली, जिसे अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी आवरण पादप कोशिका में मौजूद होता है। तो देखो भी, जीव द्रव्य झिल्ली यानी प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त कौन सा है जो सबसे बाहरी आवरण होता है। तारक के अंदर है, ये आपका कहां पे पाया जाता है, तो ये आपका जंतु कोशिका में पाया जाता है। जंतु सेल के अंदर पाया जाता है। पादप सेल के अंदर, पादप जो आपकी सेल है, पादप सेल के अंदर ये आपका नहीं पाया जाता। और तारक के अंदर है, ये सेल डिवीजन के अंदर है। सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन में मदद करता है। ये आपकी कोशिका विभाजन में मदद करेगा। ये आपका पादप कोशिका के अंदर नहीं होता। भी कोशिका भित्ति सेल वॉल, ये आपकी सेल वॉल कोशिका भित्ति होती है, और इसकी खोज है वो रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका भित्ति की खोज की थी। और ये कैसी होती है, ये आपकी मर्त होती है। भी ये आपकी मर्त होती है। और ये जो आपकी कोशिका भित्ति है ये किसकी बनी होती है, तो ये सेलुलोज की बनी होती है। भी सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। देन उसके बाद में अपन बात करते हैं, कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में एब्सेंट होती है। भी जंतु सेल के अंदर है वो ये नहीं पाई जाती। भी कोशिका द्रव्य, कोशिका के अंदर जो लिक्विड होता है उसे अपन कोशिका द्रव्य बोलते हैं। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक के चारों ओर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसे अपन क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और केंद्रक झिल्ली किस में एब्सेंट होती है, तो जो आपकी कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और एक आपकी यूकैरियोटिक कोशिका होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ना, वो आपकी एक प्रकार से विकसित कोशिका नहीं होती, भी अविकसित कोशिका होती है। और यूकैरियोटिक कोशिका होती है वो आपकी विकसित कोशिका होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर है वो केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, भी एब्सेंट होती है। चीजें समझ में आ गई। तो इसके अंदर आपका सबसे जो यानी
पादप का सबसे जो बाहरी आवरण होता है वो किसका बना होता है? सबसे बाहर है वो कोशिका भित्ति होती है, देन उसके बाद में कोशिका झिल्ली आती है। भी चीजें समझ में आ गई, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये बी ऑप्शन हो जाएगा। भी आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, एक कोशिका विभाजित होकर दो समान संतति कोशिकाएं बनाती है। भी एक कोशिका है वो विभाजित होने के बाद में दो समान संतति कोशिकाएं बनाती है, दो समान पुत्री कोशिकाएं बनाती है, जिसमें से प्रत्येक में गुणसूत्र जनक कोशिका के समान होते हैं। इससे किस प्रकार का कोशिका विभाजन कहा जाता है? मुकुलन किस में होता है? तो मुकुलन आपका हाइड्रा में होता है। भी मुकुलन है वो आपका हाइड्रा में होता है, और ये आपका अलैंगिक जनन है। भी ये आपका अलैंगिक जनन है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन में। अर्धसूत्री विभाजन में एक सेल से एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल बनती है। भी चार पुत्री कोशिका बनती है, 4 पुत्री सेल बनती है, और प्रत्येक में गुणसूत्रों की संख्या नाम से देख लो। अर्ध का मतलब होता है आधा। अर्ध का मतलब क्या होता है? भी आधा होता है। तो यहाँ पे प्रत्येक सेल में जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या हो जाते हैं? आपके आधे हो जाते हैं। भी वो आपके क्या हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं जनक सेल से, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन है वो किस में पाया जाता है? तो अर्धसूत्री विभाजन है वो आपका लैंगिक जनन में होता है। ये आपका लैंगिक जनन के अंदर है वो आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है। उसके बाद में कोशिका द्रव्य विभाजन जिसे क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस या फिर साइटोकाइनेसिस। उसके बाद में समसूत्री विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन यानी कोशिका का विभाजन होना, कोशिका द्रव्य का विभाजन होना, 2 भागों में डिवाइड होना, वो आपका कोशिका द्रव्य विभाजन कहलाता है। और समसूत्री विभाजन, सम का मतलब होता है समान, सूत्री का मतलब होता है एक प्रकार से विभाजन। तो समसूत्री, तो यानी इसमें क्या होता है? भी एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनती है। भी 2 डॉटर सेल बनती है जो पुत्री कोशिका बनती है, और इसके अंदर है वो गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। भी गुणसूत्र है वो आपके जनक से समान होते हैं। गुणसूत्र है वो आपके जनक के समान होते हैं। और जो आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है वो कहाँ पे होता है? तो ये आपका बॉडी डेवलपमेंट के लिए होता है, यानी कोशिका एक प्रकार से शरीर के विकास के लिए होता है। भी ठीक है, शरीर का विकास होने के लिए है वो आपका एक प्रकार से समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन में 1 से 2 सेल बनेगी, 2 से 4 बनेगी, 4 से 8 बनेगी, 8 से 16 बनेगी, 16 से 32 बनेगी। इस प्रकार से सेल का बनना होता है। और इस सेल यानी जब एक प्रकार से असंतुलित रूप से समसूत्री विभाजन बनता है तो वहां पे क्या है? कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कैंसर क्या होता है? कैंसर एक प्रकार का ट्यूमर होता है, गांठ होता है। और वो गांठ कैसे बनता है? तो वो गांठ है वो आपका एक प्रकार से समसूत्री विभाजन के कारण बनता है। भी समसूत्री विभाजन है वो एक अनिश्चित रूप से सेल का निर्माण करना शुरू कर दे तो वो एक ट्यूमर, एक गांठ बन जाएगी। भी और उसे ही अपन क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं। भी ठीक है। और समसूत्री विभाजन के अनिश्चित रूप से बढ़ने की प्रक्रिया 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस प्रकार से उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं विदलन। उसे क्या बोला जाता है? विदलन बोला जाता है। भी आगे चलो मैं, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। भी आगे देखो भी, ये है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। परावर्तन का मतलब क्या होता है? टकरा कर के वापस आना, टकरा कर के वापस आना, ये क्या होता है? आपका परावर्तन होता है। जैसे कोई प्रकाश किरण गई और टकराने के बाद में वापस आ गई, वो आपका क्या हो जाएगा? आपका परावर्तन हो जाएगा। अपवर्तन क्या होता है? तो अपवर्तन आपका संगन माध्यम से विरल में चले जाओ, विरल में, या फिर आप विरल से संगन में आ जाओ, विरल माध्यम से संगन में आ जाओ। दोनों ही कंडीशन में क्या होगा? आपका अपवर्तन होगा। अपवर्तन का मतलब होता है भी थोड़ा सा बैंड होना, यानी इस प्रकार से ये आपका एक माध्यम है। ऊपर वाला संगन मान लो, ये आपका क्या है? संगन माध्यम है, और ये आपका क्या है? विरल माध्यम है। तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, संगन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। जब ये मैंने एक नॉर्मल डाल दिया, ठीक है, जब प्रकाश की किरण इस प्रकार से आ रही है तो आने के बाद में संगन माध्यम में प्रकाश की चाल कम थी, और जैसे ही विरल माध्यम में आएगी तो प्रकाश की चाल ज्यादा हो जाएगी। तो वो आपकी प्रकाश की चाल ज्यादा होने के बाद
कारण है वो आपका इस प्रकार से अभिलंब से दूर हट जाएगी भी, और उसे ही अपन क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं भी। ठीक है, प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, प्रकाश का फैलना। प्रकाश का फैलना ही क्या कहलाता है, एक प्रकार से प्रकीर्णन कहलाता है। जैसे आकाश का नीला रंग दिखाई देना, आकाश का रंग नीला दिखाई देना है, तो इसका मतलब है वो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा हुआ है भी, इसीलिए हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है भी। और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वो सूर्य का लाल दिखाई देना, वो भी आपका क्या है, तो वो भी आपका प्रकीर्णन के कारण होता है। लेकिन 7 रंगों में डिवाइड होना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है भी। इसे क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण कहते हैं, सूर्य का श्वेत प्रकाश है उससे 7 रंग दिखाई देते हैं, 7 रंगों से मिलकर बना होता है भी। और जब श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है, 7 रंगों से, कौन कौन से, तो VIBGYOR, ये होता है आपका विबग्योर, वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इन रंगों में विभक्त हो जाना क्या कहलाता है, आपका वर्ण विक्षेपण कहलाता है, जो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। ठीक है, उसके बाद में आगे चलता हूं मैं। यहां पे ये रहा 220 वोल्टेज पर चलने वाला एक विद्युत इस्त्री अपने अधिकतम तापन पर 840 वोल्ट की दर से ऊर्जा की खपत करता है, तो इस्त्री में प्रयुक्त कुंडली का प्रतिरोध कितना है, ये आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे एक तो आपको शक्ति दे दी और एक आपको क्या है, वोल्टेज दे दिया। शक्ति का फॉर्मूला बताऊं क्या मैं, P बराबर क्या होता है, VI, पहला फॉर्मूला। दूसरा P बराबर क्या होता है, तो P बराबर होता है I²R। तीसरा फॉर्मूला होता है P बराबर होता है V²/R, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे V नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पे R नहीं है तो ये नहीं लगेगा, और यहाँ पे दोनों है तो ये लग जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपका। तो फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे आपको R ज्ञात करना, तो R को इधर फेंक दो, P को इधर फेंक दो, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा V²/P, ये बनेगा। अब यहाँ पे V² कितना आपके पास में, 220 इंटू 220 अपॉन में आपके पास में 840 आ जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल कर दो भी। उसके बाद में 11 से इसको 2 से काट दो, 11 2 22, और ये बन जाएगा आपके पास में 42 2 84, और फिर इसको 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 110, और ये आपके पास में 21 2 42। देन उसके बाद में 11 11 121, ये बन जाएगा आपके पास में 121, और एक 0 आ जाएगा। देन उसके बाद में आपके पास में क्या है, नीचे 21 है भी। तो इससे आप डिवाइड करो भी, डिवाइड करोगे तो ये भाग कितने तक जाएगा भी, भाग है वो आपका 121, यानी 1210 के ऊपर भाग दो भी आप, 1210 के ऊपर है वो 21 का भाग दोगे तो वो आपके पास में इसका प्रतिरोध निकल के आ जाएगा भी। ठीक है, तो ये चला जाएगा आपका कहाँ तक जाएगा भी, 6 से ज़्यादा हो जाएगा, 5 तक जाएगा, 5 तक जाएगा तो ये आपका मान बनेगा 57.19, ये रहा भी आपके पास में, ये रहा। यानी सी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, सी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका प्रतिरोध कितना बनेगा, 57.6। ठीक है, आगे चलूँ मैं, ये लो भी, ये है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायुमंडलीय अपवर्तन के लिए जिम्मेदार। अभी मैं बता के आया हूं भी, अभी बताया हूं भी वायुमंडलीय अपवर्तन किस में होता है। आप संगन से विरल में चले जाओ, संगन से विरल में, या फिर आप विरल से संगन में आ जाओ, विरल माध्यम से संगन में आ जाओ। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, आपका अपवर्तन होगा। और अपवर्तन में क्या होता है भी, एक प्रकार से किरण बेंड होती है, किरण है वो एक प्रकार से मुड़ती है। ठीक है, थोड़ा सा बेंड होती है, थोड़ा सा झुकती है। तो यहाँ पे वायुमंडल के अणुओं द्वारा प्रकाश का अवशोषण होता है, नहीं भी इसमें अवशोषण की कोई चीज नहीं है। वायुमंडल द्वारा प्रकाश का परावर्तन नहीं होता, परावर्तन आपके अपवर्तन में नहीं होगा। वायु घनत्व में परिवर्तन के कारण प्रकाश का बंकन होता है, ये बात सही है। यानी वायु घनत्व में परिवर्तन के कारण है, वो एक विरल माध्यम एक संगन माध्यम है। तो विरल से आप संगन में जाओगे तो प्रकाश है वो एक प्रकार से अभिलंब की ओर झुक जाएगा, और जब आप संगन से विरल में जाओगे तो प्रकाश है वो आपका अभिलंब से दूर हट जाएगा भी। तो उसे अपन क्या बोलते हैं, बंकन बोलते हैं भी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, यूकेरियोटिक कोशिका में चिकनी अंतःपर्दवी जालिका मुख्य रूप से के लिए होती है। देखो भी, अंतःपर्दवी जालिका जिसे बोलते हैं ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार की होती है, बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं। एक होती है आपकी RER
और एक होती है आपकी SER। RER क्या होती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पे है वो राइबोसोम नहीं पाए जाते, इसीलिए ये चिकनी होती है, और इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, इसीलिए ये खुरदरी होती है। इसमें राइबोसोम है, राइबोसोम नहीं होते हैं। इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, जिसके कारण ये खुरदरी होती है। और राइबोसोम होते हैं तो ये क्या करते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन बनाते हैं। और इसमें राइबोसोम नहीं होते तो ये क्या करती है? ये लिपिड का संश्लेषण करती है, लिपिड बनाती है भी, ये आपका लिपिड बनाती है। तो यहाँ पे देख लो भी, आनुवांशिक जानकारी भंडारण करती है। क्या आनुवांशिक जानकारी है वो जीन के अंदर या फिर डीएनए के अंदर होती है भी, जीन या फिर डीएनए में होती है। शर्करा का विघटन करती है, क्या? प्रोटीन संश्लेषण करती है। प्रोटीन संश्लेषण है वो RER करती है भी, RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। लिपिड संश्लेषण और विसहरण यानी आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा भाई। यानी चिकनी अंतःपर्दवी जालिका है वो लिपिड का संश्लेषण करती है और विसहरण करती है, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा भाई? डी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। चीजें समझ में आई क्या? आगे चलूं मैं, नेक्स्ट देखिएगा, ये लो भी, इसमें बताना भी 2 kg द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, तो 5 सेकंड के लिए 4 न्यूटन का बल प्रयुक्त किया जाता है, तो अंतिम वेग क्या है? ये बढ़िया क्वेश्चन है अभी, ठीक है ना, थोड़ा सा सोचने के लिए आपको मजबूर कर देगा यहाँ पे। अब इसके अंदर मैं एक फॉर्मूला लगाता हूं, देखो फॉर्मूला क्या लगाऊंगा? बल का फॉर्मूला लगाऊंगा। बल बराबर क्या होता है? ma। सर जी यहां से हो जाएगा क्या? बिल्कुल करने की कोशिश करेंगे और कर भी देंगे भी। ये लो भी, इसी फॉर्मूले से कर देंगे इस क्वेश्चन को। कैसे करोगे सर? ऐसे करेंगे, F का F रख दिया बराबर M का मैं M रख दूं, M द्रव्यमान होता है। A को थोड़ा सा फिर मैं क्या कर दूं? मॉडिफाई कर दूं। A बराबर क्या कर दूं? A का एक्सीलरेशन यानी त्वरण का जो फॉर्मूला होता है V माइनस में U अपॉन में T। V होता है अंतिम वेग, U होता है प्रारंभिक वेग, T होता है लिया गया समय। तो A की जगह में ये रख दूं, तो इनटू यहां पे आ जाएगा आपके पास V माइनस में U अपॉन में T। ये लो भी, चीजें थोड़ा सा समझ पाए क्या? यानी मैंने A का मान रखा है यहाँ पे। अब मान रख दो 4 न्यूटन का बल है आपके पास में, तो 4 लगा दिया, बराबर में द्रव्यमान कितना है? 2 kg है, तो ये लो भी 2 kg लगा दिया, मल्टीप्लाई V क्या है? अंतिम वेग तो आपको ज्ञात करना है, अंतिम वेग तो आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। और 2 kg द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर पर सेकंड की वेग से गतिमान है, तो आपका U है वो आपके पास में क्या है अभी? 10 है। U यानी प्रारंभिक वेग 10 है, अंतिम वेग आपको ज्ञात करना है। लिया गया समय कितना है? 5 सेकंड है। लिया गया समय कितना है आपके पास में? 5 सेकंड है भी। ये लो, ए भाई ये जो 2 है ना, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी साइड में जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा भी, तो 2 एकम 2, 2 2 4, 2 से कट जाएगा ये, तो आपके पास में ये 5 यहाँ पे भाग में है, दूसरी साइड में जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो आपके पास में बना क्या? 2 बराबर में x माइनस में 10 अपॉन में आपके पास में 5। अब इस 5 को दूसरी साइड में फेंक दूं, दूसरी साइड में फेंकूंगा तो ये मेरे पास में बन जाएगा 10 बराबर में x माइनस में 10। अब ये माइनस का 10 है, दूसरी साइड में फेंकूंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा? तो x बराबर आपके पास में आ जाएगा 20। x बराबर है वो आपके पास में क्या आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। और x आपने माना क्या था? x आपने अंतिम वेग माना था, x है वो आपने अंतिम वेग माना था, x का मान 20 आ गया। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अभी चीजें समझ में आई क्या? आगे देखो भी, ये लो, जब कोई अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ में अपक्रिया करता है तो सामान्यतः कौन सी गैस उत्पन्न होती है? बढ़िया क्वेश्चन है, कल वाली क्लास के अंदर मैंने बताया था, चाहे वो आप धातु कार्बोनेट के साथ में अपक्रिया करवा दो या फिर धातु बाई कार्बोनेट के साथ में अपक्रिया करवा दो, गैस एक ही निकलेगी, जो कि क्या होगा? दूधिया, यानी एक प्रकार से चुनने के पानी को दूधिया कर देगी। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना हमेशा। तो धातु कार्बोनेट के साथ में, जैसे मेरे पास में जब कोई अम्ल HCl ले लेता हूं, ठीक है, HCl की धातु कार्बोनेट होता है आपके पास में Na2CO3, ये आपके पास में सोडियम कार्बोनेट है, धातु कार्बोनेट है। इसके साथ में अपक्रिया करवाऊंगा, क्या बनेगा? ये बनेगा NaCl सोडियम क्लोराइड, प्लस में आपके पास में H2O जल, और प्लस में आपके पास में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आपके पास में कौन सा हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी बी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस कब निकलती है? भी हाइड्रोजन गैस है कब निकलती है? तो इसका यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा भी। जब आप है वो धातु की अपक्रिया
अम्ल के साथ में करवा देते हो, जब आप धातु की अभिक्रिया है वो अम्ल के साथ में करवा देते हो, तो वहां पे आपके पास में ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड और प्लस में आपके पास में H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जब आप धातु की अभिक्रिया किसके साथ, अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ में करवा दो तो आपकी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और जब अम्ल की अभिक्रिया वो धातु कार्बोनेट या फिर बाई कार्बोनेट के साथ में करवाते हो तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट है, साथ साथ में क्लासों को लाइक कर दिया करो यार, आप क्लासों को लाइक नहीं करते हो तो ज्यादा से ज्यादा क्लासों को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भी 101 सारी की सारी शिफ्ट है वो कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब देखो भी यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उनके बारे में आपको बताना भी कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है। सही गलत के अंदर पूछ लिया। वे चुंबक के अंदर और बाहर लूप बनाती है, एक बार इसको होल्ड पे रखो, वे केवल चुंबक के केंद्र से निकलती है, ये बात गलत है भी। ये आपका एक चुंबक है, ठीक है, और इस चुंबक का ये आपका नॉर्थ है और ये आपका क्या है, साउथ है, ठीक है। अब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहां से निकलती है मेरे को ये बताओ, तो आप बोलोगे सर ये तो उत्तरी ध्रुव से निकलती है, लेकिन भाई साहब ये क्या बोल रहा है, केवल वे केवल चुंबक के केंद्र से निकलती है। तो चुंबक का केंद्र तो ये है, यहां से निकलती है क्या, यहां से तो नहीं निकलती, तो इसलिए इसको गलत कर दो। बी कहां से निकलती है, तो नॉर्थ से निकलती है और साउथ में चली जाती है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ में चली जाती है। इस प्रकार से है वो आपकी ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, केंद्र से नहीं निकलती। वे सदैव प्रतिच्छेदी करती है, एक दूसरे को काटती है क्या, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा एक ही होती है, और जब वो क्या है एक दूसरे को काटेगी तो वहां पे अपन दिक् सूचक सूर्य रखेंगे तो वो दो दिशाएं बताएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा एक ही होती है, नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर एक ही दिशा होती है, दो दिशाएं नहीं होती भी। और जब वो काटेगी तो वहां पे आप दिक् सूचक सूर्य रखोगे तो वहां पे दो दिशाएं बताएगी, दो, जो कि दिस इज इम्पॉसिबल, ठीक है, तो इसीलिए गलत है। वे आवेशित कणों का पथ दर्शाती है क्या, यानी आवेश जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, क्या वो आवेशित कणों को, वो आवेशित कणों का पथ दर्शाएगी क्या, नहीं दर्शाती भी। आवेशित कणों का पथ है नहीं दर्शाती, क्या दर्शाती है, तो वे चुंबक के अंदर, वे चुंबक के अंदर है और बाहर एक क्या बनाती है, लूप बनाती है भी। इस प्रकार से एक बंद लूप बनाती है, चुंबक के बाहर और अंदर एक बंद लूप बनाती है। तो इसमें आपका एक नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, ये है, इसके अंदर आपको बताना है यहां पे भी ऐसक से अवशेषांग, ऐसक से अवशेषांश यानी गैंग बोलते हैं जिसको, को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया उनके रासायनिक या फिर भौतिक गुणों के अंतर के आधार पर कार्य करती है, और इसे ऐसकों का क्या कहा जाता है, यानी कौन सी प्रक्रिया है भी। एक ऐसक है उससे गैंग यानी अशुद्धि हटाना, हम दोनों प्रक्रिया से हटा सकते हैं, एक तो भौतिक प्रक्रिया से भी हटा सकते हैं, एक रासायनिक प्रक्रिया से भी हटा सकते हैं। मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद है तो पिछली कक्षाओं के अंदर, भौतिक प्रक्रिया और रासायनिक प्रक्रिया दोनों से हटा सकते हैं। अब ये बोलता है भी ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो रासायनिक और भौतिक गुणों के अंतर के आधार पर कार्य करती है, दोनों के अंतर के आधार पर कार्य करती है, ऐसी कौन सी है, तो उसे रंजन बोलते हैं यानी कलरिंग करना बोलते हैं, या फिर भारण यानी वेट बढ़ाना बोलते हैं, या फिर पॉलिश करना बोलते हैं, या फिर समृद्धीकरण बोलते हैं। तो उस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, समृद्धीकरण बोलते हैं भी। याद रखना ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा गया है भी, ऐसक से गैंग यानी अशुद्धि को हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो वहां पे रासायनिक और भौतिक दोनों विधियों का यूज किया जाता है भी। ऐसक से अशुद्धि हटाने के लिए आप रासायनिक भी प्रयोग कर सकते हैं और भौतिक दोनों विधियों का प्रयोग कर सकते हैं भी। चीजें समझ में आ गई, और दोनों के गुणों के अंतर के आधार पर कार्य करने वाली प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, समृद्धीकरण बोलते हैं भी। चीजें समझ में आ गई। आगे देखो भी नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी की सतह पर मापे जाने पर वस्तु का भार 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा की सतह पर मापे जाने पर उसका जो लगभग भार है वो कितना हो जाएगा। आपको पता है भी W वेट बराबर क्या होता है, तो वेट बराबर होता है mg, ये फॉर्मूला होता है भी भार का। भार का फॉर्मूला ये होता है, भार का जो मात्रक है, भार का जो मात्रक होता है वो क्या होता है भी, न्यूटन होता है। ये चीज भी आप ध्यान में रखना भी। और आपको ये पता है भी चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण होता है,
चंद्रमा पे जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो पृथ्वी का 1/6 होता है भी। तो यहाँ पे 60 न्यूटन, यानी पृथ्वी के ऊपर है वो 60 न्यूटन भार है, तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, तो 6 का भाग लगा दो भी, तो आपके पास में चंद्रमा पे है वो उसका भार है वो कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा भी। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भी। चीजें समझ में आई क्या? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को करना है भी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्लासों को लाइक कीजिएगा भाई, शेयर कीजिएगा, लाइक और शेयर में कंजूसी मत कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो भी सारे के सारे। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहली प्रक्रिया यही रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब करो और पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, अब कई दोस्त बोल देते हैं भी सर पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, तो पीडीएफ है वो आपको टारगेट अब एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा अभी। ये लो, ये रहा टारगेट अब एप्लीकेशन। टारगेट अब एप्लीकेशन के ऊपर है वो क्लासों की पीडीएफ, प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ, सभी की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिल जाएगी भी। चीजें समझ में आ गई? तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।